Hello learners, I am Yanjana Sunhale, Assistant Professor Department of Chemistry, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज हम केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बल गतिकी के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जानेंगे। Their contents are इंट्रोडक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन को कैपिटल ROR से डिनोट किया गया है। तो हमारे जितने भी स्लाइड में ROR दिखेंगे वो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, इसके अंदर नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, फिजिकल स्टेट, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्टेट, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इनके बारे में हम आज देखेंगे। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। केमिकल काइनेटिक्स रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी रिएक्शन की स्पीड, मैकेनिज्म और उस रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स न सिर्फ हमें किसी रिएक्शन के स्पीड के बारे में बताता है, साथ साथ वो मैकेनिज्म को किस तरीके से हम फास्ट कर सकते हैं उस कंडीशन के बारे में भी हमको बताता है। आगे देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल काइनेटिक्स में डिफरेंस। थर्मोडायनेमिक्स हमको जनरली क्या बताता है कि किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में उनकी अवस्था और ऊर्जा में क्या चेंजेस होती है, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स हमको बताता है कि कोई भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए जो स्टेप्स लगते हैं, जो मैकेनिज्म होता है, जो स्पीड होता है, उसके बारे में हमको डिफाइन करता है। इसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि ग्रेफाइट से डायमंड बनता है, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स उसके फेवरेबल में नहीं है, क्योंकि ग्रेफाइट से डायमंड बनने का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, तो इसको हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शन। इसका डेफिनेशन है चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ टाइम। मतलब टाइम के साथ किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन में जो चेंजेस होता है उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन में निकालते हैं। यहाँ जनरली होता क्या है कि जो रिएक्टेंट होते हैं वो टाइम के साथ डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट जो होता है वो टाइम के साथ इंक्रीज होता है। वही देख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है उसको हम स्पीड के बेस पे 3 टाइप्स में बांटे हुए हैं, वेरी फास्ट, स्लो और मॉडरेट रिएक्शन में। तो यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट वेरी फास्ट रिएक्शन, जनरली इसके अंतर्गत आयनिक रिएक्शन आता है जो इजीली बॉन्ड ब्रेक करके नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इसको एग्जांपल से हम देख सकते हैं NaCl प्लस AgNO3, ये है आयंस के फॉर्म में। तो Na जो है NO3 से रिएक्ट करके NaNO3 बना लेता है, और वही Ag जो है क्लोरीन से रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड का वाइट पीपीटी हमको प्रोवाइड करता है। तो ये रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि हम इसको केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जनरली मेजर नहीं कर सकते। वैसे नेक्स्ट देखते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने के लिए मंथ लग जाते हैं या ईयर लग जाते हैं, ये रिएक्शन बहुत स्लो होता है। तो इसको भी हम एग्जांपल से समझ सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे कि हमारे घर में हम जनरली देखते हैं कि लोहे का सामान होता है, तो उसको हम किसी भी नमी वाले जगह में रखते हैं, तो होता क्या है उसमें जंग लगने लग जाता है। तो जंग जो लगता है वो एक दिन में तो नहीं होता, कभी उसको मंथ लग जाता है या ईयर लग जाता है। तो ऐसे प्रोसेस जो है वो स्लो रिएक्शन होते हैं, और इनको भी हम केमिकल काइनेटिक्स में इजीली मेजर नहीं कर सकते। यहाँ हम रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला देख सकते हैं, Fe2O3XH2O। यहाँ जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उसको हम कितना भी ले सकते हैं। वैसे नेक्स्ट है मॉडरेट रिएक्शन। ये रिएक्शन ना ज़्यादा फास्ट होते हैं ना ज़्यादा स्लो होते हैं, इसको हम जनरली केमिकल काइनेटिक्स के अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं पर ऑक्साइड का हम क्या कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। 2H2O3 को हम तोड़ रहे हैं वाटर और ऑक्सीजन में। वैसे सेकंड देखते हैं N2 और 3H2 का रिएक्शन करके हम बना रहे हैं अमोनिया। तो यहाँ डायरेक्ट अमोनिया तो नहीं बनता, जो हमारा N2 है वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और हमारा H2 जो है सिंगल बॉन्ड से। तो पहले क्या होता है, बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है, उसके बाद नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिससे हमको अमोनिया मिलता है। तो इस प्रोसेस में क्या है, टाइम लगता है, इस वजह से ये मीडियम स्पीड से होता है और इसको हम केमिकल काइनेटिक्स से डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अभी जो हम टाइप्स देखे हैं उसका इसमें कुछ एग्जांपल्स दिखाया गया है, उसको हम देख सकते हैं। अगला देखते हैं। नेक्स्ट,
जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हम फॉर्मूले के बेस में यहाँ समझ सकते हैं कि माइनस डिक्रीजिंग इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम इंटरवल। मतलब माइनस क्यों लगाया गया है, क्योंकि जो रिएक्टेंट है वो टाइम के साथ क्या होता है, डिक्रीज होता है। वही प्रोडक्ट के लिए अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला लिखे तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम इंटरवल। इसमें जो हमारा प्रोडक्ट का अगर हम रेट लिखेंगे तो वो पॉजिटिव में रहेगा, क्योंकि वो क्या होता है, टाइम के साथ इंक्रीज होता है। इसको हम ग्राफ से समझ सकते हैं, जैसे कि नीचे में कंसंट्रेशन ऑफ आर लिखा है, वो हमारा रेट का ग्राफ है, रिएक्टेंट का ग्राफ है। तो यहाँ देख सकते हैं कि टाइम के साथ रिएक्टेंट क्या है, डिक्रीज हो रहा है। और सेकेंड ग्राफ में बताया जा रहा है कि प्रोडक्ट जो है टाइम के साथ क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, तो इंक्रीज होते जा रहा है। और इसका यूनिट देख सकते हैं कि कंसंट्रेशन को हम मोलैरिटी से डिनोट करते हैं, तो मोलैरिटी बाय टाइम, तो मोलैरिटी को हम मोल पर लीटर लिखते हैं, इस वजह से इसका फॉर्मूला होगा मोल पर लीटर पर टाइम। अगर इसी को गैसियस स्टेट में हम लिखे तो कंसंट्रेशन को हम प्रेशर के फॉर्म में लिखते हैं, तो प्रेशर का यूनिट है एटीएम, तो एटीएम पर टाइम, और उसी को एमएम पर टाइम भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें हम जनरल जो फॉर्मूला हम देख सकते हैं N1A प्लस N2B डैश M1C प्लस M2D। यहाँ देख सकते हैं N1 N2 M1 M2 जो है वो मोलों की संख्या है। तो उसको हम लिखते कैसे हैं, नीचे देख सकते हैं, नीचे लाइन में रिएक्टेंट जो होगा वो माइनस में लिखा जाएगा और मोलों की संख्या को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। तो कैसे हो जाएगा, 1/N1 और उसके बाद उसको डिफ्रेंसिएशन कर देंगे d/dt और उसको हम उसके रिएक्टेंट को लिख देंगे A। वैसे B का लिखेंगे -1/N2 d/dt B और M, और वैसे ही हम C और D का लिखेंगे, अपने प्रोडक्ट का लिखेंगे तो वो पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 1/M1 d/dt C इज इक्वल, और वैसे ही हम D का लिखेंगे तो 1/M2 d/dt D। इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, H2 जो है वो I2 से रिएक्ट करके 2HI का फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ देखते हैं कि H1 के सामने में मोलों की संख्या 1 है, तो इसको लिखना जरूरी नहीं होता, इसलिए फॉर्मूले में हम डायरेक्ट क्या लिख दिए हैं, -d/dt, फिर कोष्टक में H2। वैसे ही हम अगर I में भी मोलों की संख्या क्या है, 1 है, तो उसको हम क्या लिखे हैं, -d/dt I2। वैसे ही अब हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में हमारा 2HI है, तो इसमें मोलों की संख्या 2 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, और पॉजिटिव फॉर्म रहेगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है, तो क्या होगा, हाफ d/dt HI। ऐसी बाकी जो हमारे फॉर्मूला है वो भी हम उसमें रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ देखते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में फॉर्म होने के लिए ये कुछ स्टेप से गुजरता है। जैसे कि रिएक्टेंट क्या होता है, पहले इंटरेक्शन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, पहले क्या होता है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, उसके बाद उनमें क्या होता है, कोलिजन होता है, टकराव होता है, उसके बाद कुछ बॉन्ड क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, और कुछ बॉन्ड ब्रेक होते हैं, जिससे हमको क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। तो ये जो फैक्टर्स हैं वो इसी स्टेप्स को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, जिसके वजह से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज होता है, कोई इंक्रीज हो जाता है तो कोई डिक्रीज हो जाता है। फर्स्ट जो फैक्टर्स हैं उसको हम 4 स्टेप में इजीली समझ सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा ही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, मतलब जितना ज़्यादा बॉन्ड जो है स्ट्रांगली बंधा रहेगा रिएक्टेंट का तो वो इजीली क्या होगा, ब्रेक नहीं होगा, जिससे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर वो वीकली बॉन्ड होगा मतलब वो इजीली ब्रेक हो जाएगा, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और रेट ऑफ रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ब्रेकिंग टेंडेंसी के। वैसे ही हम थर्ड देखते हैं मास के बेस में हम कैसे इसको रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मास जो है वो अगर कम होगा किसी मॉलिक्यूल का तो उसका मोशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, स्टेबिलिटी रिएक्टेंट की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और रेट ऑफ रिएक्शन जिससे कि क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वहीं अगर हमारा मास जो है
इंक्रीज होगा मतलब हमारा मॉलिक्यूल हैवी होगा तो मोशन जो है वो क्या डिक्रीज हो जाएगा, केमिकल काइनेटिक्स डिक्रीज हो जाएगी, स्टेबिलिटी जो है इंक्रीज हो जाएगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है रिएक्टेंट का वो भी इंक्रीज हो जाएगा और हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट अब देखते हैं हमारा जो फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड स्ट्रेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट के, और रेट ऑफ रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के। मतलब यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि हमारा जो रिएक्टेंट है अगर वो स्टेबल होगा, रिएक्टेंट अगर स्टेबल होगा तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, जबकि स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज होगा तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। इसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि आयनिक रिएक्शन होता है वो क्या करते हैं इजीली अपना बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं और प्रोडक्ट में फॉर्म कर लेते हैं, इसलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहता है ज़्यादा रहता है। वही जो कोवेलेंट रिएक्टेंट है तो पहले इसमें क्या होगा बॉन्ड ब्रेक होगा फिर नए बॉन्ड फॉर्म होंगे, तो इस प्रोसेस में टाइम लगता है, इस वजह से इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो लो होता है। वही नेक्स्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं होमोजीनियस रिएक्टेंट और हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट। होमोजीनियस रिएक्टेंट होते क्या हैं जिसके मॉलिक्यूल के साइज सेम होते हैं या एनर्जी सेम होते हैं, तो ये क्या करते हैं रिएक्शन फास्ट देते हैं, जबकि हेट्रोजीनियस जो होते हैं वो रिएक्शन क्या है स्लो देते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन होमोजीनियस का क्या रहेगा ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट यहाँ और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड में जो एसिटिक एसिड है वो अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाता है और फॉर्मिक एसिड जो है वो स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है, इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फॉर्मिक एसिड का ज़्यादा होगा और एसिटिक एसिड का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम होगा। आगे देखते हैं सेकेंड फैक्टर फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ देख सकते हैं कि गैसियस और लिक्विड और सॉलिड, जिसमें गैसियस स्टेट का जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है ज़्यादा रहेगा और सॉलिड का कम होता है। ऐसा क्यों है क्योंकि हमारे गैस के मॉलिक्यूल जो है दूर दूर में होते हैं तो इसमें कोलिजन भी ज़्यादा होगा और प्रोडक्ट भी इजीली फॉर्म हो जाएगा। वहीं अगर हम लिक्विड को ले तो उसका मॉलिक्यूल गैस के मुताबिक थोड़े पास पास होते हैं तो इसमें भी कोलिजन होगा लेकिन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कम होगा। आगे अगर हम सॉलिड में जाए तो इसमें कोलिजन जो है वो भी फास्ट नहीं होता जिससे प्रोडक्ट भी कम फॉर्म होंगे, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्टेट। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट के। इसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि हम किसी भी मिल्क में अगर हम शुगर का क्यूब डालें तो उसमें घुलने में ज़्यादा टाइम लगेगा कि हम उसको पाउडर फॉर्म में डालेंगे तो उसके घुलने में ज़्यादा टाइम लगेगा। पाउडर जो है वो इजीली घुल जाएगा, जल्दी घुल जाएगा, तो क्या करते हैं हम शुगर के क्यूब को टुकड़ों में तोड़ देते हैं तो उसका सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है, इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट के। नेक्स्ट देखते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज होगा हमारे रिएक्टेंट के तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, कोलिजन भी बढ़ जाएगी, कोलिजन बढ़ेगी तो प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेगा और हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। वही नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेचर। जनरली टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है इंक्रीज होता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगी क्योंकि कोलिजन क्या होगी बढ़ेगी। नेक्स्ट कैटेलिस्ट। जनरली किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम कैटेलिस्ट डालते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। होता क्या है यहाँ देख सकते हैं ग्राफ में जो एक्टिवेशन एनर्जी है बिना कैटेलिस्ट के विथआउट कैटेलिस्ट के वो जो है ऊंचा है, मतलब उसको क्रॉस करके ही वो प्रोडक्ट में चेंज होगा, तो हम जैसे ही उसमें कैटेलिस्ट डालते हैं तो वो उसके पाथ को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के पाथ को क्या कर देता है डिक्रीज कर देता है, छोटा कर देता है, तो हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या है बढ़ जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैटेलिस्ट के, मतलब कैटेलिस्ट को हम जितना डालेंगे तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, उसी को हम फोटॉन्स भी के फॉर्म में बोल सकते हैं। तो यहाँ हम कोई भी ऐसे फोटो सेंसिटिव रिएक्टेंट लेते हैं, जैसे कि फोटो सेंसिटिव रिएक्टेंट हम एग्जांपल में देख सकते हैं H2 + Cl2 जो है गैसियस फॉर्म में, ये फोटो सेंसिटिव रिएक्टेंट है। तो हम जितना ज़्यादा इसमें हम इंटेंसिटी डालेंगे लाइट के, मतलब फोटॉन्स डालेंगे, उतना ज़्यादा ही क्या बनेगा 2HCl, मतलब उतना ज़्यादा ही हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से हम इसके पूरे फैक्टर्स अफेक्टिंग को जान गए हैं।
जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको हम केमिकल काइनेटिक्स के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।